तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आपके साथ आज का खेल जिसका नाम है 10 का दम। आज लेते हैं हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 और इसमें बात करेंगे क्या KCL, KVL, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैजिक डिवाइसेस। और उसमें आपके क्वेश्चन छुपे कौन से, जरा देखते हैं। हल्का सा एक रिवीजन करें, ग्लांस रिवीजन। ये जो भी मैं आपको अपना कंटेंट के हिसाब से शॉर्ट नोट्स दे रहा हूँ, यह आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। और नीट वाले बच्चों को तो केवल इसको पढ़ के चल जाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। मैं भी यही हूँ, आप भी यही, देख लेंगे 5 मई को आमने सामने। KCL based on conservation of charge, junction rule, KVL based on energy conservation, loop rule। कैसे लगाते हैं वो भी प्रैक्टिस करेंगे, मालूम पड़ जाएगा। आपका साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। जंक्शन के लिए आप सम ऑफ करंट के हिसाब से जंक्शन में जितनी भी करंट है सबका सम करके 0 कर सकते हैं। और करंट इज इक्वल टू क्या होता है, V/R। तो जो दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस है उसके बीच का आप TBD लिखकर V लिखकर R करके कर सकते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का हीटिंग इफेक्ट उसकी खास एप्लीकेशन। लेकिन सबसे पहले करंट सीरीज पैरेलल के हिसाब से किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। H = I²RT V²/RT VIT हीट। रेट ऑफ हीट डिसिपेशन पावर VI V²/R²R। आपको मालूम है कहाँ पे सीरीज तो I सेम, कहाँ पे पैरेलल तो V सेम कर सकते हैं। अब इसके एप्लीकेशन में ये अपन पहले बात कर चुके हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। वही की वही बात, इस ग्राफ को इंपॉर्टेंट कर लेना। आपको मालूम है इसमें स्मॉल r कांस्टेंट है, सेल का रेजिस्टेंस इंटरनल, लेकिन बाहर का वेरिएबल है r। जब वो स्मॉल r के बराबर हो जाएगा तो एरो इंपॉर्टेंट, आपको वो सेल देगा रेजिस्टेंस r के अक्रॉस मैक्सिमम पावर। इलेक्ट्रिक बल्ब, जब भी हम इसको इलेक्ट्रिक बल्ब को लेके आते हैं, इस पर 2 चीज़ होती है, एक रेटेड वॉट यानी उसकी पावर, और एक उसका डिज़ाइन वोल्टेज। वो सब आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं रेजिस्टेंस। अब अगर हम रेजिस्टेंस को देखें तो R = ρL/A। जितनी पावर जितनी डिज़ाइन वोल्टेज सबका सेम, मान लो घर की बात करें 220 सप्लाई वोल्टेज है, 220 वोल्ट। पावर जिसकी कम रेजिस्टेंस का ज़्यादा, पावर जिसकी ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, पावर ज़्यादा रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम यानी A ज़्यादा। इसका मतलब अगर 100 वॉट का बल्ब 25 वॉट से कंपेयर करें, पावर ज़्यादा है, 100 वॉट का रेजिस्टेंस कम होगा, उसका A ज़्यादा होगा, यानी फिलामेंट की थिकनेस ज़्यादा होगी, फिलामेंट उसका तंतु ज़्यादा मोटा होगा। खैर, अब आ जाइए, 2 आपके बल्ब हैं P1 P2, एक बार सीरीज़ में एक बार पैरेलल में। अब आती बात जो इस पर रेटेड डिज़ाइन वोल्टेज है, वही हमने सप्लाई दे दिया तो बिल्कुल जस्ट लाइक कैपेसिटर की तरह यहाँ पे सीरीज़ में 1/P1 + 1/P2 = 1/P टोटल। चाहो तो उल्टा करके से निकाल सकते हो, P टोटल P1 P2/P1 + P2। सीरीज़ में जब यहाँ पर डिज़ाइन वोल्टेज के बराबर सप्लाई वोल्टेज है तो जिसकी पावर कम होगी उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं। आज वो पैरेलल में, घर में कनेक्शन पैरेलल में होता है, आपको मालूम है जिसका वोल्टेज ज़्यादा हो वो आपको ज़्यादा क्या देगा, ब्राइटनेस देगा। तो सीधी सी बात, घर में कनेक्शन पैरेलल के हिसाब से ये बोल सकते हो, जिसकी पावर ज़्यादा उसकी रोशनी ज़्यादा, ब्राइटनेस ज़्यादा। और जब तक ये डिज़ाइन वोल्टेज, बारी बार बोल रहा हूँ, जो है वही सप्लाई वोल्टेज हो तो VS = VD, तो यहाँ भी आराम से अप्लाई कर सकते हो P1 + P2 एंड सो ऑन। लेकिन अगर सप्लाई वोल्टेज या आपके हल्के से पेशेंस को टेस्ट करते हैं, ध्यान से देखना, अगर VS ≠ = VD, अगर मान लो यहाँ 220 वोल्ट लिखा है, यहाँ पे 110 कर दिया, ये दोनों फॉर्मूले फेल हो जाएंगे, भला वो सीरीज हो या पैरेलल हो। और अगर जब VS ≠ = VD तो आपको सबसे पहले इस फॉर्मूले से जो भी बल्ब है उनको अलग अलग कैलकुलेट करना होगा। हर की पहले रेजिस्टेंस वैल्यू निकाल दो और सर्किट आपका रेजिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वो सीरीज या पैरेलल, जो भी सीरीज पैरेलल है, आप जैसे चाहो कर सकते हो। सीरीज में I सेम होता है, V का होता है डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह V = R। यहाँ बल्ब है इसलिए RB। अगर पैरेलल की बात करें, V सेम होता है तो I = 1/RB। आराम से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे आता है इसके बाद मैजिक डिवाइसेस, GAV, गैलोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर। मालूम है गैलोमीटर को अगर अमीटर में कन्वर्ट करना है, आपको इसके पैरेलल में एक छोटा सा शंट लगाना पड़ता है। जब भी बोले शंट यानी कि डिवाइस के हमेशा पैरेलल में, वापस बोल रहा हूँ, जब भी बोले शंट डिवाइस के पैरेलल में। और फिर उसके बाद आपको मालूम है, हम अगर इस अमीटर रेजिस्टेंस बोलें, बाकी आपको फॉर्मूले याद रहते हैं, कभी इसका पूछ लें तो ध्यान से देखना क्वेश्चन ने किसका रेजिस्टेंस पूछा है। जनरली आप प्रैक्टिस करते हो S और G, शंट और गैलोमीटर कॉइल रेजिस्टेंस। अगर इसका पूछ ले तो दोनों का पैरेलल इफेक्ट क्या होगा, वही G/S/G+S, R1R2/R1+R2। अब अगर इसकी फुल डिफ्लेक्शन करंट IG है, आप इसको 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, n टाइम्स करना चाहते हो, तो उसमें से IG तो फ्लो होगी कहाँ से, गैलोमीटर में, बाकी कहाँ जाएगी,
शंट से, तो शंट के हिसाब से अगर हम बोलें एन यहाँ पर क्या है, आई जी चला गया इधर, तो बाकी आई अपॉन आई जी चाहो तो बोल सकते हैं एन। कई बार इस क्वेश्चन को आप फटाफट कर लेंगे जब आप ध्यान रखोगे कि इसमें आई जी जारी फुल डिफ्लेक्शन के लिए इसमें, तो बाकी आई माइनस आई जी इसमें जारी है। यूँ कह दो अगर यहाँ पे गई सपोज 5% तो यहाँ जाएगी 95%, यहाँ जाएगी और 40 तो यहाँ जाएगी 60, कुल मिला के 100 है। तो कभी परसेंटेज से तो भी आप फास्ट कर सकते हो। मुझे यहाँ दीजिए सपोज 95 यहाँ 5, तो आराम से अपन रेशो से कर सकते हैं। ठीक है, एन आ जाएगा रेशो से, हमारे पास आई है आई जी है तो भी हम निकाल सकते हैं। और शंट की करंट क्या होगी, आई माइनस आई जी। दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जब चाहो ये भी लगा सकते हो, पीडी सेम होगा, वोल्टेज सेम होगा, तो इसकी करंट आई माइनस आई जी इंटू एस और इसके लिए आई जी इंटू जी, दोनों को बराबर कर दो वोल्टेज सेम होने से। अगर हम कन्वर्ट करें वोल्ट मीटर में तो सीधी सी बात यहाँ पे हमको हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना है, करंट की वैल्यू दोनों में सेम हो जाएगी। आपने इमेजिन किया कि पहले पढ़ता था वी जी, आपने इसको वोल्ट मीटर के लिए वी के हिसाब से n टाइम्स किया। अगर ये 1 वोल्ट है आपने इसको 10 गुना 10 वोल्ट किया तो n 10 हो गया। अगर आपका ये वी जी है, अब इसको आपको n टाइम्स वी जी करना है, तो ये तो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस क्या होगा, h निकालेंगे तो ऐसा आ जाएगा। और अगर हम जनरल बोले कुछ फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता तो भी कर सकते हो, ये दोनों सीरीज में है तो पूरा वोल्ट जो है वोल्ट मीटर का V वो क्या होगा, वी जी प्लस वी एच। आई दोनों में कॉमन, यहाँ पे करंट कौन सी, आई जी, तो आई जी इंटू आर जी यानी कि जी प्लस आर एच, तो भी अपन निकाल सकते हैं। इसके बाद आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, यहाँ पर थोड़ी बात इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको लिख रखा है, ध्यान से देखना बच्चों, प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको मालूम है इसका एक खास एप्लीकेशन मीटर ब्रिज, मुझे इसका एक क्वेश्चन यहाँ से दिख रहा है 2024 में। सबसे पहले जो सेल है उसके प्लस माइनस को देख के आप बोलोगे कौन पी क्यू आर एस। ब्रिज बैलेंस से 2 की है, कैसे प्रैक्टिस करते हैं इसका एक क्वेश्चन बनता है, एक सेल की और एक गैलोमीटर की। मैंने नाम दिया 1 और 2। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हमेशा आप पहले दबाएंगे सेल की और कुछ देर बाद दबाएंगे गैलोमीटर की। अगर आपने उल्टा कर दिया और मान लो आपकी वैल्यू पी क्यू आर एस ऐसा है कि ब्रिज बैलेंस है यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और आपने अगर मान लीजिए पहले इसको दबा दिया और बाद में इसको दबा दिया, तो पहली बेवकूफ़ी हो रही कि इसको दबा के करंट तो आ ही नहीं रही, लेकिन फिर आपको प्रॉब्लम क्या हो सकती है, क्या मिल सकता है कंफ्यूजन, पहले इसको दबा दिया और बाद में इसको दबा रहे हो, तो जैसे यहाँ से सप्लाई होगी इसको आप दबा चुके पहले ही, तो उस मोमेंट पर जबकि ब्रिज बैलेंस है लेकिन यहाँ पे ये कॉइल होती है हमेशा आर एल सीरीज कॉम्बिनेशन। हर कॉइल क्या होता है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका जो एल रोल है, इंडक्टेंस रोल, वो जैसे उसमें आर एल सर्किट में करंट स्टार्ट होगी, एल उसका ऑपोज करता है कैसे, टी इक्वल टू 0 पे आर एल इक्वल टू इनफाइनाइट, और धीरे धीरे जब करंट की वैल्यू स्टडी हो जाएगी तब जाके आर एल की इफेक्टिव वैल्यू क्या हो जाएगी, एज कंडीशन ऑफ स्टेडी स्टेट 0। तो उस मोमेंट पर जब आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा आपको लगेगा ब्रिज अनबैलेंस है, जबकि P अपॉन क्यू आर अपॉन एस तो बैलेंस दिख रहा है, तो आपका कन्फ्यूजन हो गया। उसको दूर करने के लिए एक वाइवा क्वेश्चन बनता है, हमेशा पहले सेल की दबाओ, कुछ देर के बाद इसको दबाओ, और फिर अगर वास्तव में आपके लिए ब्रिज बैलेंस है तो कुछ देर के बाद वास्तव में जो दिखेगा यहाँ पे गैलोमीटर के हिसाब से एल का रोल खत्म हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस है तो G का डिफ्लेक्शन 0 होगा। ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ब्रिज अगर बैलेंस है उसमें अगर हम गैलोमीटर और सेल को आपस में इंटरचेंज कर दें तो बैलेंसिंग पे फर्क नहीं पड़ता। तीसरा क्वेश्चन, आपको मालूम है यहाँ पे पी क्यू आर एस के हिसाब से जब हम इसको एप्लीकेशन पे ले जाते हैं तो सबसे अच्छी इसकी एप्लीकेशन मीटर ब्रिज, और यहाँ पे हमारा 100 सेंटीमीटर के हिसाब से 1 मीटर लंबा ये तार होता है। हम चाहते हैं कि इसके अंदर ये बैलेंस पॉइंट एंड पे ना मिले, लगभग बीच में मिले, 40, 45, 50 पे मिले। इसका मतलब यहाँ पे हमारा पी क्यू का ऑर्डर ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। तो एक जवाब बन गया पी क्यू का ऑलमोस्ट इक्वल ऑर्डर हो, पहली बात। दूसरा, रेजिस्टेंस बॉक्स में चलता है ओम, ये चलता है वोल्ट, ध्यान सुनना बच्चों, और वोल्ट ओम के हिसाब से करंट आ रही है एम्पियर में, जबकि गैलोमीटर पड़ता है नॉर्मल मिली एम्पियर में। ये बात चल रही प्रैक्टिकल की सब। अब अगर ये वास्तव में ओम है तो इन चारों का ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए। अभी मैं पी क्यू को बोल रहा था, लेकिन रेजिस्टेंस बॉक्स जब यहाँ पे ओम में होता है तो पी क्यू भी ओम ऑर्डर में होने चाहिए। इसका मतलब किलो ओम में नहीं होने चाहिए, इसलिए वो स्मॉल वैल्यू के होने चाहिए, ओम ऑर्डर, नॉट किलो ओम। अब आ जाइए, अगर यहाँ पे गैलोमीटर को सर्किट में देखें प्रैक्टिकली, जो मिली एम्पियर पड़ता है, कई बार हमारे पास अगर यहाँ से करंट एम्पियर आ रही है और मान लो ब्रिज अनबैलेंस है और एम्पियर की करंट उस डिवाइस में चले जाए जहाँ की वो पड़ता मिली एम्पियर,
तो एकदम ख़त्म हो सकता है, डैमेज हो सकता है, जल सकता है। इसलिए कई बार हम प्रैक्टिकल करते समय गैलोमीटर के सीरीज़ में वो यहाँ हो कि इधर मीटर ब्रिज में हो, एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं ताकि इससे फ्लो होने वाली करंट जब भी अनबैलेंस कंडीशन हो उस समय वो करंट मिली एम्पीयर ऑर्डर में रहे, ताकि कभी भी डिवाइस डैमेज ना हो। इससे कनेक्टेड जब ये बात चल रही मीटर ब्रिज की, तो यहाँ कह देता हूँ जब ब्रिज बैलेंस हो गया तो यहाँ पर ये तो बन गया, अगर ये बैलेंस पॉइंट के हिसाब से इस जगह हम जो सेल का देते हैं पॉजिटिव, इस एंड को बैलेंस लेंथ के साथ मेजर करके बोले L है, तो ये 100 माइनस L, तो P के साथ L और Q के साथ 100 माइनस L, उसका P अपॉन Q, नो डाउट R अपॉन S। अगेन बात आ गई, ये जो वायर यूज़ किया है ये क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो है आपके लिए वायर होना चाहिए या तो मैग्नीन का या कांस्टेंट एनन का। ऐसा क्यों? आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपका यहाँ पे I²RT के हिसाब से धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हमारा जो अल्फा इस मटेरियल का है जिसका वायर बना हुआ है वो बहुत कम होना चाहिए। इसका मतलब उसके रेजिस्टेंस का टेम्परेचर डिपेंडेंसी बहुत कम होनी चाहिए, टेम्परेचर कंडीशन से उसका अल्फा चेंज नहीं होना चाहिए, यानी लो अल्फा होगा तो इसका लगभग रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसकी रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए ताकि ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हमेशा हमारे लिए क्या रहे, कांस्टेंट वैल्यू का रहे। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वायर किसका होना चाहिए, तो मैग्नीन या कांस्टेंट जो कि एक एलॉय है, और लो अल्फा और हाई रेजिस्टिविटी। मैक एन इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चन, एग्जाम के हिसाब से आजकल प्रैक्टिकल चीज़ को जोड़ा गया, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और बाकी मैंने बोल दिया है, कभी हम इसके सीरीज में लगा देते हैं रेजिस्टेंस, ताकि अगर हमारे पास एम्पियर ऑर्डर की करंट, जबकि पढ़ने वाला मिली एम्पियर पड़ता है, अगर एम्पियर ऑर्डर करंट आ जाए अनबैलेंस कंडीशन में जाएगी इसके अंदर, कहीं ये डैमेज ना हो जाए, इसलिए इसके सीरीज में लगा देते हैं हाई रेजिस्टेंस। तो ये बातें कुछ इंपॉर्टेंट है। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे। यहाँ पर हमको अभी 3 क्वेश्चन और दिखने वाले हैं। पार्ट 1 में 2 क्वेश्चन थे, यहाँ से 3, तो लगभग जो 5 क्वेश्चन, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं, जरा उसको देखें आराम से। 2 cities are 150 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर इज सेंट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर थ्रू कॉपर वायर्स। द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर, इसका मतलब डिस्टेंस कितनी है 150, तो कुल फॉल कितना हो जाएगा 150 इंटू 8, ये आ जाएगा 15/120, लाइन के अंदर इतना फॉल हो जाएगा। एंड एवरेज रेजिस्टेंस पर किलोमीटर इज 0.5, तो रेजिस्टेंस लाइन का कितना हो गया, एल मतलब लाइन चल रहा है यहाँ पे, 0.5 यानी 1/2 इंटू 150 यानी कि 75 ओम। क्या पूछा है, पावर लॉस इन लाइन, पावर लॉस इन लाइन सीधे V और R फॉर्म दिख रहा है, V² अपॉन R, लाइन के लिए दोनों चीज़ निकाल चुके हैं, आराम से कर लीजिए। 1200 इंटू 1200 अपॉन 75। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे जब आप किलोवाट में लाना हो, ये वाट था, 1000 से डिवाइड कर दो, ये चीज़ बन गई किलोवाट। बिंदी, एक और बिंदी, ऊपर है गया आपका 120 इंटू 12 अपॉन 75। अगर यहाँ पे करें अपन इसको, तो 3 के हिसाब से 25 और ये 40, 480 अपॉन 25, ये चल रहा है किलोवाट में। मैं देख रहा हूँ 1 230, 25 में 225, 25 दूनी 50, 19.2 किलोवाट। 3 डेटा 19.2 पे थे, बस ये देखना था वाट, जूल या ये, जब पावर है जूल तो होगा ही नहीं, किलोवाट। नेक्स्ट, अरे हाँ एक बात तो भूल ही गया, एक तो क्वेश्चन ऐसा ही आपका इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट, in a meter 5% of main current passes through the galvanometer, गैल्वेनोमीटर और ये शंट, क्योंकि अमीटर आपको मालूम है गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट से बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर से 5% जा रही है तो 95% शंट से चल जाएगी। तो सीधा मैं कह सकता हूँ इस केस में अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो मुझे मालूम है रेजिस्टेंस S बोल रखा है, S RS इज इक्वल टू ऊपर G इंटू IG, नीचे I माइनस IG।
आई जी और ये हो गया आई एस, एस अपॉन जी इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई एस। आई जी कितना है 0.05 ऑफ मेन करंट, आई एस 0.95, ये अपन लिख के केवल कर रहे हैं, बाकी मुँह जवानी भी कर सकते हैं। ऊपर हो गया आपका 5, नीचे 95, आई कैंसिल 1 अपॉन 19, तो एस इज इक्वल टू जी बाई 19। शंट का रेजिस्टेंस आ गया। पूछा आपसे अमीटर का, अमीटर का क्या होगा, मैंने डिस्कस किया था इन दोनों का पैरेलल इफेक्टिव, तो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज इक्वल टू जी एस अपॉन जी प्लस एस। कर लीजिए, ये जी स्क्वायर अपॉन 19 हो गया, मैंने एस को रख दिया है, और ये जी प्लस जी बाई 19, जी स्क्वायर अपॉन 19 और ये 20 जी अपॉन 19, 19 गया, एक जी से जी गया, जी बाई 20 रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। पेशेंस से करना, जल्दी मत करना, वैसे तो ऑप्शन नहीं दे रखा था, अच्छा हुआ। ये शंट का रेजिस्टेंस, जबकि अमीटर कितना है जी बाई 20। दूसरा क्वेश्चन, आपको मालूम है गैल्वोमीटर को कन्वर्ट करना अमीटर में या वोल्ट मीटर में, ये प्रैक्टिस करते हो तो एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही है। इसमें फ़ायदा हो गया कि आपका इसमें करंट कंसेप्ट भी आ गया कि शंट की करंट कितनी, गैल्वोमीटर कॉइल करंट कितनी, परसेंटेज फॉर्म में दे दिया तो वो भी चेक कर लिया, और कैसे बनाते हैं तो ये भी देख लिया, और अल्टीमेटली रेजिस्टेंस अमीटर का पूछा तो आपके पेशेंस को भी चेक कर लिया। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वोमीटर, ओके, जी requires current Ig, full current deflection, okay, full scale deflection. Calculate resistance required to connect to voltmeter of 20 volt. सीधा आप इसको ऐसा फॉर्मूला भी जानते हो, अगर इसको IH, इसको G और इसको IG और इसको लिखें V, तो V इज इक्वल टू सीरीज़ में I कॉमन है G प्लस H, तो मेरा यहाँ से G प्लस H इज इक्वल टू, आप फॉर्मूले से कर सकते हो, मैं फॉर्मूला याद नहीं रखता हूँ, और यहाँ से मेरा V दे रखा है कितना 20, IG कितना 0.01, यानी हो गया 2000 वोल्ट, सॉरी ओम, G प्लस H, और H हो जाएगा 1000 माइनस G की वैल्यू कितनी है 20, 1980 ओम। Next, in the circuit shown, the readings of ammeter and voltmeter are 4 ampere and 20 volt. Okay. The instruments are non-ideal. यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट बच्चों, जब तक कुछ नहीं कहा जाए हमेशा उनको आइडियल माना जाए। अगर नो इन्फॉर्मेशन यहाँ अलग से बोला, इसका मतलब हमको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, बात इंपॉर्टेंट हो गई। अगर आइडियल होते तो आपको मालूम है एक अमीटर, आइडियल अमीटर, उसका रेजिस्टेंस कितना 0, और एक आइडियल वोल्ट मीटर, उसका रेजिस्टेंस कितना इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ पे नॉन आइडियल है। अब ज़रा देखें, अगर यहाँ पे ये दोनों रियल हैं एक तरह से, तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, नॉट इनफाइनाइट। इसका मतलब यहाँ जो करंट है उसमें से कुछ करंट यहाँ जाएगी, यानी कि 4 एम्पियर से कम करंट आर में जाएगी। आर का पढ़ने वाला जो वोल्ट मीटर है उसके साथ रीडिंग कितनी है इस पर 20 वोल्ट, तो अगर इसका आर निकालना चाहूँ तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा V अपॉन जो करंट आर में जारी है। V कितना 20, करंट लेके जारी कितनी 4 से कम, करंट 4 से कम जारी, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर 4 होता तो 5 ओम, लेकिन 4 से कम, इसका मतलब रेजिस्टेंस इसका 5 ओम से ज़्यादा होना चाहिए। दो बातें इंपॉर्टेंट पढ़ने में, नॉन आइडियल इसका मतलब रियल है, और जब रियल है इसका मतलब इस समय आर ए इज नॉट इक्वल टू 0 और आर वी इज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट। जबकि आइडियल केस में आर ए क्या होता है 0 और आर वी कितना इनफाइनाइट। तो बस केवल इसमें ये इंपॉर्टेंट है, आपका दिख गया कि करंट की जो वैल्यू अमीटर पड़ रहा है 4 एम्पियर, जंक्शन से इसका में यहाँ भी करंट जाएगी कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे 4 एम्पियर से कम जाएगी। इसका रीडिंग वोल्टेज का पीडी का कितना है 20, तो आर कितना होगा V अपॉन इसमें करंट जो कि लेस देन 4 एम्पियर। इसलिए आपका जवाब हो गया रेजिस्टेंस आर शुड बी ग्रेटर देन 5 ओम। अच्छा क्वेश्चन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से। The potential difference between the points A and B in the following circuit will be, A और B के बीच में आपसे पूछा पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं यहाँ पे
जनरली बच्चे क्या करते हैं, जंक्शन है, यहाँ पे 2 बैटरी है या 2 सेल है, उनके इसको इंटरनल मान लेते हैं, फिर एक लूप बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं, जंक्शन रूल लगाते हैं, केवीएल लगाते हैं, वो केसीएल अलग से लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन बनती जाएगी, स्पेस भी लगती जाएगी, फिर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ जिससे आप दोनों को एक साथ अप्लाई करेंगे और कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ध्यान से देखना। क्या तरीका है, सबसे पहले मान लीजिए इस बैटरी का ये प्लस है तो इसको 6 माना, ये माइनस इसको 0 मानते हुए इसको 0 बोला, यहाँ पे भी प्लस के हिसाब से 6 माना, इसको 0 माना, ये 0 यहाँ 0 आ गया, इसको x मान लिया। इसका मतलब a और b के बीच का अगर मुझे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस तो वो मेरे को वास्तव में x माइनस 0 यानी कि x निकालना है, ये मेरा आंसर x हो जाएगा। अब x क्या है, इसके लिए ज़रा देखिए, इस जंक्शन पर मैं मान रहा हूँ कि 2 ओम है, 1 ओम है, यहाँ बैटरी या सेल सेम वोल्टेज के, तो ये करंट ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ। और नहीं तो आप तीनों करंट का सम 0 कर सकते हो, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये करंट ज़्यादा होनी चाहिए तो करंट यहाँ जाए और यहाँ चले जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब करंट लिखिए, इसका हाई पोटेंशियल लो, तो डिफरेंस क्या है, 6 माइनस एक्स अपॉन रेजिस्टेंस 1 इज इक्वल टू 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यहाँ पे x माइनस 6 हाई माइनस लो अपॉन 2, और यहाँ पे x माइनस 0 अपॉन 2, x माइनस 6 अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2, 2x माइनस 6 अपॉन 2, 6 माइनस x, कुल मिलाकर 2 इंटू 6 माइनस एक्स 2x माइनस 6, 12 माइनस 2x, बस सॉल्व करते जाओ, इधर 4x उधर आके 12 और 6 18, x इज इक्वल टू 9/2 यानी कि 4.5 वोल्ट। और वही क्या है जो x निकला, a और b के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये तरीका हुआ जिसमें आपको ना अलग से केसीएल लगाना पड़ा ना केवीएल लगाना पड़ा, वरना आप क्या करते, करंट यहाँ मानते I1, इसको फिर कहते कोई करंट मान लीजिए यहाँ पे I2, या इस करंट को I1 बोलते, तो यहाँ पे इस करंट को I2 मानते, इसको I1 से I2 करते, एक इसमें केवीएल लगाते लूप में, इसमें लगाते, जंक्शन पे लगाते केसीएल, 1 2 3 अननोन चलते 2, उसको सॉल्व करते, कम से कम 5-6 लाइन के अंदर जाके क्वेश्चन होता। और ये यहाँ पर आपने x माना जंक्शन के हिसाब से। ये तरीका बहुत सिंपल है, हर ऐसे क्वेश्चन में कर सकते हो जहाँ भी आपको लगे कि ज़्यादा सेल ज़्यादा जंक्शन, आराम से सेल के हिसाब से पॉजिटिव को भी वैल्यू मान लो जो इसका वोल्टेज दे रखा है, नेगेटिव को 0 मान लो। जब आपको दिख रहा है 0 यहाँ ला सकता हूँ, यहाँ ला सकता हूँ, कोई कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं है, तो 0, ये x माना, x माइनस 0 ही मेरा इस समय 2 ओम के लिए क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी a और b के बीच का PD। अच्छा एक तरीका टाइम सेव करने का कह दीजिए, जिसमें आप अपने लिए इसको कह सकते हो। ट्रिक का मतलब ये कि आपने दो चीज़ को एक साथ मिला के कर दिया, टाइम सेम स्पेस सेम, दोनों चीज़ आपके लिए, टाइम भी सेफ हो गया और स्पेस भी आपका सेफ हो गया। A series contain ammeter, battery of 30 volt and resistance all connected in series। ठीक है साहब, ammeter, बैटरी और रेजिस्टेंस सीरीज में। तो अमीटर से कॉइल और रेजिस्टेंस, अच्छा अमीटर का अंदर का दे दिया, इसका मतलब अमीटर को मैं से दिखा दें कि हमारा ये G और ये S, क्योंकि ये अमीटर हमारा जो कि इन दोनों का पैरेलल बनता है, और ये रेजिस्टेंस सीरीज में। बैटरी का वोल्टेज 30, कॉइल रेजिस्टेंस 480, शंट रेजिस्टेंस 20 ओम, और इधर रेजिस्टेंस है 40.8। ये 40.8 बता रहे कि कुछ 1.2 10.2 ऐसा कुछ जुड़ेगा ताकि ये सिंपल हो जाए। अब जरा अपन करें, द रीडिंग इन द मीटर विल बी वॉट। जो भी ये सर्किट है, मैं इतना से देख रहा हूँ कि सर्किट बना दिया, जो करंट होगी नो डाउट पॉजिटिव ऐसे चलेगी तो ऐसे आ जाएगी, क्योंकि मेरे प्लस ये है, तो करंट की वैल्यू जो है वही एमीटर की रीडिंग है नो डाउट। तो आई निकालने के लिए पहले इन दोनों का कर लो, इन दोनों का इफेक्टिव क्या हो गया 20, दोनों जोड़ो 500, बिंदी 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 96 पॉइंट करें जरा, 5 एकम 5, 5 9 45, ये आ गया ना देखो 19.2 ओम। इसका मतलब इन दोनों का इफेक्टिव हो गया 19.2 ओम।
40.8 19.2 रेजिस्टेंस सर्किट का कितना हो गया 40.8 आराम से तसल्ली से 60 ओम। करंट कितनी आएगी 30/60 यानी 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। और जो करंट आएगी वो रीडिंग किसकी है अमीटर की। सो रीडिंग ऑफ अमीटर इज 0.5 एम्पियर। एक अच्छा क्वेश्चन जिसमें सब तरह की बातें आ गई। अमीटर क्या होता है, गैलोमीटर के पैरेलल में शंट, इसका कॉम्बिनेशन। एक सिंपल सा सीरीज कॉम्बिनेशन दे दिया, आराम से आपने इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लिया, करंट को निकाल लिया। जो करंट निकली वो नॉर्मल तरीका जो आपका तरीका है हमेशा, जो भी सोर्स वोल्टेज या ईएमएफ है अपॉन सर्किट का रेजिस्टेंस, उससे आई निकाला, जो आई निकाला वही क्या होगी रीडिंग ऑफ अमीटर। इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्टमीटर अमीटर। अब आइडियल आ गए साहब, इसका मतलब रेजिस्टेंस आइडियल के हिसाब से आर वी इनफाइनाइट, आर ए 0 विल बी। दो सर्किट बना दी हैं, हर जगह पहले अपन बोल दें यहाँ पे हमारा जो वोल्टमीटर है उसकी रीडिंग देखेंगे, लेकिन पहले सब आइडियल इसलिए ऐसे लिख देते हैं अपन, तो ये पहला काम ये कर लेते हैं। अब जरा देखें V1 रीडिंग क्या होगी। जब ये इनफाइनाइट है तो नो डाउट पूरी करंट के हिसाब से रेजिस्टेंस कितना 10 ओम 10, तो करंट की वैल्यू मेरी I1 हो गई 10/10 यानी कि 1 मिली एम्पियर। V1 पर आ जाओ, जब इनफाइनाइट है तो सीधे I इंटू आर पड़ेगा यानी कि V1 हो जाएगा मेरा 10 वोल्ट। सेकेंड सर्किट पे आ जाओ I2, जब मेरा इनफाइनाइट है तो ये रेजिस्टेंस कितना हो गया इनफाइनाइट, तो अभी भी रेजिस्टेंस कितना हुआ 10 ओम, तो I2 मेरा बन गया 10/10 अगेन यानी कि 1 एम्पियर। और अगर मैं V2 बोलूँ रीडिंग वोल्टमीटर की क्या होगी, तो मुझे मालूम है जब इनफाइनाइट है आइडियल के हिसाब से तो ये पूरा 10 ओम के लिए जो I इंटू आर करोगे तो 1 इंटू 10 यानी वापस ये 10 वोल्ट। मतलब घुमा फिरा के कैसे लग दिया, लेकिन जब तक दोनों आइडियल हैं वोल्टमीटर भी और अमीटर भी, तो कहीं भी लगा दो जहाँ वोल्टमीटर लग जाएगा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो अपने आप 10 ओम के अक्रॉस अगर करंट की वैल्यू वापस वही 1 एम्पियर है तो वही वोल्टेज पड़ रहा है, यानी कि I1 बराबर भी I2 है और V1 बराबर भी V2 है। यहाँ दोनों में अपनी वैल्यू 1 एम्पियर और 10 वोल्ट। इसका मतलब हमारे जवाब होना चाहिए थर्ड। अच्छा क्वेश्चन, लेकिन इसमें और इजी क्योंकि आइडियल है। इफ द गैल्वेनोमीटर G डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट शोन, जैसे बोला डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका डिफ्लेक्शन 0, इसका मतलब ये समय यहाँ पर ये जंक्शन दिख रहा था, अभी भी जंक्शन है लेकिन बोलने में करंट यहाँ नहीं जा रही, इसका मतलब करंट पूरा ऐसे फ्लो कर, इसको आई बोल दो तो। लेकिन ये दोनों जंक्शन में अगर मैं इसको कुछ XY बोल दूँ तो ये रेजिस्टेंस जो R है ये इस 2 वोल्ट के पैरेलल में है, इसलिए R के पैरेलल के हिसाब से इसका PD क्या होना चाहिए 2 वोल्ट। लेकिन वास्तव में VR क्या होता है IR इज इक्वल टू 2। व्हाट इज I? EMF कितना है 10, रेजिस्टेंस कितना 400 प्लस R, तो ये हो गया मेरा 10/400 प्लस R इंटू R इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ 10R आराम से 800 प्लस 2R, 8R इज इक्वल टू 800, तो R इज इक्वल टू 100 ओम। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आई हमारी 100 ओम। ऐसा क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, इसलिए मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन और कम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ उससे आपको क्वेश्चन देखेंगे वहाँ पर 5 मई को। A Wheatstone bridge is used to determine the value of unknown resistance X unknown है by adjusting the variable resistance Y। ये वेरिएबल दिख रहा है, सिंबल दिख रहा है, shown figure for the most precise measurement of X and resistance P and Q। जो मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले वही बोल सकता हूँ, जो P and Q है, क्योंकि हम आराम से कह सकते हैं कि अगर इस समय जब भी हमको ब्रिज बैलेंस करना है तो हमारा हमेशा ये पी क्यू चारों वैसे एक ऑर्डर के होने चाहिए, पी क्यू जो हमारे रेजिस्टेंस हैं वो एक ऑलमोस्ट ऑर्डर के होने चाहिए, इक्वल ऑर्डर के होने चाहिए। पहला जवाब तो ये। और दूसरा मैंने कहा था ये ओम ऑर्डर के होने चाहिए, रेजिस्टेंस बॉक्स हमारा जो होता है यहाँ पे ओम ऑर्डर चलता है। तो मेरा जवाब है कि पी और क्यू
ऑलमोस्ट इक्वल ऑर्डर के होने चाहिए। वो थियोरेटिकल जवाब जो मैंने शुरू में आपको बताया था। इक्वल एंड स्मॉल, ओके। शुड बी वेरी लार्ज, नो। अनइक्वल तो गलत ही हो गया। डू नॉट प्ले एनी, गलत। जो बातें बताई थी विश्वनाथ ब्रिज की उसको ढंग से इंपॉर्टेंट कर लेना, प्रैक्टिकल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिकल जोड़ दिया कि इसलिए आपके क्वेश्चन आने की चांसेस वहाँ से है। एक क्वेश्चन में मीटर ब्रिज के शुरू में बोल चुका हूँ, फिर भी आगे बढ़े। बाय व्हाट परसेंटेज विल द इल्यूमिनेशन ऑफ द लैम्प डिक्रीज इफ द करंट ड्रॉप बाय दिस वन। आपको मालूम है इल्यूमिनेशन जो भी है एच कह दो या पावर बोल दो, प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। करंट को डिक्रीज कर दिया कितना, 20%। 20% डिक्रीज यानी कि पॉइंट, मतलब इसको प्रोपोर्शनल से करो। करंट पहले की कितनी रह गई, 0.8 टाइम्स आई डैश इज इक्वल टू, अब तो स्क्वायर करो तो एच डैश क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल से 0.8 का स्क्वायर 0.64, मतलब ऐसे बोल दो 0.64। अब तो ऐसे देखो मल्टीपल 0.64 हो गया, इसका मतलब कितना कम हो गया, 1 माइनस 0.64। एक बार आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे परसेंटेज की तो इजी हो जाएगा, यानी 0.36 से कम हो जाएगा। तो कितना परसेंट, इंटू 100 कर दो, 36% इल्यूमिनेशन कम हो जाएगी। कुछ भी दे दें आपको, मैंने बोला इसको 10% से कम कर दिया, फास्ट करना। 10% से कम यानी कि 90.9 का स्क्वायर, यानी कि 0.81 हो गया हीट। तो कितना कम, 1 माइनस 0.81 यानी कि 0.19, कितना परसेंट, 19% कम हो जाएगी। कोई भी ऐसा रिलेशन है उसमें आप अपने हिसाब से बस प्रोपोर्शनल साइन को लेकर कर सकते हो। कुछ भी आपको दिया जाए, मैंने 25% कम कर दी, 25% कम कर दी यानी कि 3/4, 1/4 कम कर दी तो 3/4 का स्क्वायर 9/16, 1 माइनस 9/16 यानी कि कितना, 7/16 इंटू 100%, ऐसा भी हो सकता है। तो जिस फॉर्म में आपको आसान लगे वैसे कर दीजिए। परसेंटेज को चाहो तो आप आराम से उसके फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। मुझे बोला 25 तो मैंने 1/4 में 25 का 20 होता है, लिखता 1/5 कम कर दी तो भी कर सकता था। 1/5 कम कर दी, 1/5 का स्क्वायर क्या हो गया, सॉरी 1/5 कम कर दी तो 4/5, 4/5 का स्क्वायर 1 माइनस 16/25 यानी कि 9/25 इंटू 100 कितना आ गया, वही जो आपका आया था 36%। What is equivalent resistance between point A and B of the given network? कई बच्चे इसको देख के एकदम घबरा जाते, डर जाते हैं। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस ये हाथी के दांत दिखाने के, डराने के नहीं है। कुछ खाएंगे नहीं आपका, ना आपको डराएंगे, बस ये दांत है, इनको तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज खाना है, कुछ पावर खानी है, कोई एनर्जी कंज्यूम करनी है। अब जरा देखें, पूछा ए और बी के बीच में, सबसे पहले इसको प्लस मान लो, इसको माइनस मान लो, क्योंकि ए और बी के बीच में, ये तरीका समझना। कोई सा भी क्वेश्चन कैसा भी हो आप क्वेश्चन कर लेंगे। अब मैं देख रहा हूँ, अगर इसको मैं 1 मानता हूँ कोई, या चलो इसको x मान लेते हैं, इसको x मानता हूँ तो ये आगे x नहीं जा सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, तो मैंने इसको मान लिया सपोज यहाँ पे y, ठीक है। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे ओपन है वो कुछ काम की नहीं। ओपन यानी यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ओपन कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ओपन कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अब देखना, ये दोनों इस समय यहाँ सीरीज में हो गए, ठीक है। यहाँ पर ये आराम से, ये y है तो ये भी y हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो गए। एक xy, दूसरा xy, तीसरा इन दोनों का सीरीज xy। ये रेजिस्टेंस काम का नहीं। अब देखना नेटवर्क सिंपल होता जा रहा है, ये रेजिस्टेंस काम का नहीं, ये काम का नहीं। आपसे पूछा है ए और बी के बीच का इफेक्टिव, एक मेरा सिंपल 2 ओम दिख रहा है, एक मेरा 5 ओम दिख रहा है, इन दो के बीच में XY के बीच में। अब यहाँ पे XY दो टर्मिनल पॉइंट हैं, एक ब्रांच मेरी XY का 4 ओम, एक मेरी XY का 2 ओम और एक मेरी XY का 3+1 4 ओम। ये 4 ओम, ये 2 ओम और ये 4 ओम, ये तीनों के तीनों यहाँ पर पैरेलल में हैं। मैं चाहूँ तो पहले इन दोनों का पैरेलल बोलूँ, 4 4 का 2 और 2 2 का 1, यानी मेरा इन सब का पैरेलल इफेक्टिव हो गया 1। 2 + 1 + 5, 2 + 1 + 5, यानी मेरा जवाब हो गया 8 ओम। वापस समझना इसको एक बार। ओपन ओपन ओपन, क्योंकि यहाँ पे
हमारा ए और बी के साथ से प्लस माइनस से सर्किट ओपन होता है, ये रेजिस्टेंस के लिए कोई करंट नहीं, यानी कोई काम का नहीं। अब सर्किट क्या रह गया, केवल ये रह गया, एक यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स रह गया और एक ये रह गया। अब आप देखिए इस कंडीशन में मैं यहाँ पे बोलूँ, आपको एक डराने वाला रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो अभी दिख जाएगा क्या है, ये वाई वाई है। वाई वाई का मतलब ये दोनों का सेम पोटेंशियल, यानी कि डिफरेंस कितना, 0, यानी कि रेजिस्टेंस कुछ काम का नहीं, ये केवल फालतू में दिखाया था, कुछ भी लिख देते फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ब्रांच अपने आप क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मेरा 2, ये 3 और 1 4 सीरीज में, 4 2 और 4 तीनों पैरेलल में, हम 2 को सॉल्व कर लें, 4 4 का पैरेलल क्या हुआ 2, और 2 2 पैरेलल क्या हुआ 1, तो यहाँ पूरा x और y के बीच में जो 3 ब्रांच थी इसका क्या आ गया 1 ओम, 2 + 1 + 5, ये दिख रहा है, ये कुछ काम का नहीं है, इसका मतलब 2 + 1 3 + 5 8 ओम, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट कर रहा है। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। दोनों वाई वाई हैं, इसका मतलब गुड बाय, ये दोनों वाई वाई है, इसलिए इन दोनों को गुड बाय। बात समझ में आई? आपका रेजिस्टेंस क्या हुआ, सिंपल सा, जब स्ट्रेट वायर देख रहे हैं तो 2 + 1 + 5 दैट इज 8 ओम। कॉन्फिडेंस के साथ टिक करिए, स्माइलिंग फेस के साथ। द बल्ब्स ए बी एंड सी आर शोन, ओके शोन, देखा बी एंड सी आइडेंटिकल, अच्छा ये आइडेंटिकल है, यानी इनका रेजिस्टेंस दोनों का सेम है, तो इसका कुछ आर मान लो ताकि डिफरेंट ध्यान रहे, क्योंकि बी और सी आइडेंटिकल है। इफ द बल्ब सी इज फ्यूज्ड, अच्छा सी फ्यूज्ड हो, पहले फ्यूज नहीं था, तो मान लो अगर आपसे कहा जाए इसका कुछ भी EMF ई मान लेते हैं, तो करंट की वैल्यू जो आ रही थी मेन लाइन में जहाँ पे ए बल्ब लगा हुआ है, तो IA की वैल्यू क्या हो गई, इनिशियली बोल दूँ अगर मैं, जब सी बल्ब फ्यूज़ नहीं हुआ था तो मैं बोलूँगा इन दोनों का पैरेलल R/2, रेजिस्टेंस हो गया RA + R/2, ऊपर EMF कितना E, ये पहले केस में करंट हो गई, ये करंट आपके लिए यहाँ पे शुरू में चल रही थी। अब आ जाइए फाइनली जब बोला सी फ्यूज़ हो गया, अगर सी बल्ब फ्यूज़ हो गया तो यहाँ पे कोई करंट नहीं, ये लाइन ओपन हो गई, रजिस्टर RA सीरीज में आ गए, तो अब करंट की वैल्यू IA' कह दीजिए, E/RA + R, साफ दिख रहा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई, यानी कि करंट की वैल्यू पहले से कम हो गई। जो आपका बल्ब A है उसमें करंट पहले से कम हो गया, करंट कम हो गया, इसका मतलब वो वोल्टेज भी कम हो गया, नो डाउट। अगर यहाँ पे करंट कम हो गया, यहाँ पे वोल्टेज भी क्या हो गया, कम हो गया, दोनों हिसाब से कह सकते हो। अगर ये वोल्टेज कम हो गया तो इसकी तो ब्राइटनेस कम हो गई, इसकी रोशनी लट्टू के कम हो गई, और कुल मिला के बी और सी का वोल्टेज में अगर बोलूँ, क्योंकि सी तो फ्यूज़ हो गया, इन दोनों का वोल्टेज मिलकर ई होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि VA + VB, क्योंकि VC में तो बात ही नहीं करेंगे, फ्यूज़ हो गया, अगर ये कम हो रहा है तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि मिलके कुल ई रहना चाहिए। इसका मतलब वोल्टेज B के लिए बढ़ गया, यानी इसकी ब्राइटनेस बढ़ गई। वापस समझना, पहले सिंपल कंडीशन, दोनों बल आइडेंटिकल, ये है, आपने देखा कि रेजिस्टेंस R/2 पैरेलल के हिसाब से RA, रेजिस्टेंस कितना हो गया RA + R/2, करंट क्या हो गया E/ये, मैंने लिख दिया, इनिशियल कंडीशन ये थी। अब देखते हैं कि किसी भी बल्ब में अगर करंट कम हो या वोल्टेज कम हो, उसकी रोशनी कम होगी, ब्राइटनेस कम होगी। जैसे ही फ्यूज़ हो जाता है, ये लाइन ओपन हो गई, ये दोनों सीरीज में हो गए, RA + R, EMF वही है, अब करंट क्या हो जाएगी E/RA + R, रेजिस्टेंस बढ़ गया इसके कंपेयर में, तो करंट क्या हो गई, कम, यहाँ हो गई बात। कटाक से कह देंगे जैसे करंट कम हो गई इसकी ब्राइटनेस कम हो गई, और बोल सकते हो रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो इसका वोल्टेज पहले से क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन इन दोनों का वोल्टेज, दिस A + B का, क्योंकि सी तो फ्यूज हो गया, VA + VB अभी भी क्या होना चाहिए E, तो लिखा मैंने VA + VB अभी भी E। अगर VA कम हो गया तो VB बढ़ गया, यानी कि B के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ गया, इसका मतलब इसकी तो रोशनी कम हो गई, इसकी रोशनी बढ़ गई। देखें ऑप्शन, बोर ब्राइटली गलत, बोथ A will less brightly ओके, more brightly ओके, उल्टा हो गया। थर्ड, मेक इट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, इस तरह का थॉट लगाना है, क्वेश्चन आ जाए छोड़ना भी नहीं चाहिए। A Wheatstone bridge is balanced with resistance 625 in the third arm, okay, where P and Q S are in the first, second and fourth, ये फर्स्ट में, ये सेकंड में, फोर्थ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये थर्ड में।
तो मैं आराम से कह सकता हूँ ब्रिज बैलेंस के हिसाब से इसको प्लस माइनस मान लूँ, P अपॉन Q S अपॉन 625 नंबर 1, S अननोन है। अब बोलते हैं इफ P एंड Q आर इंटरचेंज, अब P और Q को इंटरचेंज कर दिया, चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको कर दिया Q, इसको कर दिया P। थर्ड आर्म हैज़ टू बी इंक्रीज बाय 51 ओम, इसको इंक्रीज कर दिया 51 से, तो ये हो गया 676, 50 जोड़ते 675 होता, 676। अब आप जरा देखिए, इस बार Q अपॉन P उल्टा हो गया, और ये हो गया आपका ब्रिज बैलेंस के हिसाब से S अपॉन 676 नंबर 2। वापस उल्टा कर दें, इसका मतलब अगर मैं इसको लिख दूं P अपॉन Q पलट के, तो ये हो जाएगा 676 अपॉन S, लेकिन शुरू में P अपॉन Q क्या था, S अपॉन 625, S स्क्वायर इज इक्वल टू 625 इंटू 676, अंडर रूट कर दीजिए, 625 का 25 और इसका होना चाहिए 26, 25 चिंग 150, 50, 65, S बराबर अननोन रेजिस्टेंस 650 ओम। मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा बच्चों, आपको 1 2 3 ये डिजिट जो हैं अप टू इसमें 10 तक, एक तो आपको सबके स्क्वायर रूट मालूम होने चाहिए और सबके क्यूब रूट मालूम होने चाहिए, और दूसरा 1 से लेके 20 तक सबका स्क्वायर, और 1 से लेके 10 तक सबका क्यूब मालूम होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। वापस बोल देता हूँ, डिजिट के हिसाब से 1 to 10 सबका आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट मालूम होना चाहिए, और 1 to 20 स्क्वायर और 1 to 10 क्यूब मालूम होना चाहिए। अगर ये आपके पास टिप्स पर है तो अपना आप कैलकुलेशन का टाइम सेव कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस इन द टू आर्म्स ऑफ ए मीटर ब्रिज आर 5 ओम आर ओम। ठीक है, मीटर ब्रिज पे आ गए, हमको मालूम है जैसे आई P होता है Q होता है, क्योंकि हमें मालूम है बैटरी के हिसाब से हम इसको प्लस ये देखना पड़ता है, तो ये P इधर वाला P होगा, इधर से बैलेंस मेजर करेंगे। ठीक है, ये बैलेंस पॉइंट है जोकी के हिसाब से। एंड रजिस्टर आर शंटेड, तो पहले अपन ये तो कर लें, बैलेंस है टू आर्म्स ये है, तो मेरा जवाब हो गया फर्स्ट कंडीशन में P अपॉन Q 5 अपॉन R, लेकिन इधर P कितना L1 अपॉन पेन चलता जाएगा 100 में से L1 नंबर 1। अगर R को हम शंटेड करते हैं उसी वैल्यू से, यानी शंटेड में तो पैरेलल में, ध्यान रखना जब भी बोले शंट यानी कि किसी भी चीज़ के, वो डिवाइस हो कि रेजिस्टेंस हो, लगाया पैरेलल में, R के पैरेलल में आपने एक और R लगा दिया तो क्या हो गया, R/2 हो गया। तो अब क्या P अपॉन Q क्या बन गया सेकेंड केस में, जरा देखें 5 अपॉन R/2, तो ऊपर जाके 2 मल्टीप्लाई यानी कि 10/R। क्या बोला, बैलेंस लेंथ के हिसाब से हो गया 1.6, तो यहाँ पे लिख दिया 1.6 L1 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1, ये नंबर 2। ज़्यादा है 2 अपॉन 1 कर देते, अच्छा रहेगा डिवाइड करने में। तो 10 अपॉन R, 5 अपॉन R, ये तो हो गया 2 अपॉन 1, इधर ये ऊपर हो गया 1.6 L1 अपॉन 100, कुछ गलती न हो जाए देखना, अपॉन L1 100 माइनस L1, ऐसे आप डिवाइड कर तो L1 से L1 गया, ऊपर हो गया 1.6 100 माइनस L1, और नीचे हो गया 100 माइनस 1.6 L1, ये 2:1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर मेरे पास हो गया 1.6 100 माइनस L1, इसको मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 100 माइनस 1.6 L1, गलती ना हो जाए, ये हो गया आपका 160, 1.6 L1, ये हो गया 200 और 3.2 L1, इधर ये गया 200 में से 160 गया, तो ये हो गया 40,
और इधर आके प्लस हो जाएगा तो एक 1.6 खत्म हो गया, 1.6 L1 इक्वल टू 40, यानी कि मेरा जवाब हो गया L1 इक्वल टू 40 अपॉन 1.6, हटाए डेसिमल, ये 4 चौक 16, 1 मिनट, इसको 100 कर दो, इसको कर दो 4, ये आ गया मेरा 25 ओम, लेंथ है तो 25। अब मेरे पास क्या पूछा इसने, R की वैल्यू, चलिए साहब यहाँ से निकाल लीजिए, रख दीजिए, ये मेरे पास 5 अपॉन, नहीं एस है ना, क्या निकालना है, द रेजिस्टेंस R इज, ठीक है, तो ये मेरा हो गया, कैसे भी निकाल लो, 5 अपॉन R, L1 रख दिया मैंने कितना 25, 100 माइनस 25 यानी कि 75, फिर भी लिख दिया ऐसे 25 अपॉन 75 यानी कि 1/3, R इज इक्वल टू हो गया 5 इंटू 3 15 ओम, R ही पूछा है, भर गया पेज। सिंपल सा क्वेश्चन, केवल पेन चलता गया, दो कंडीशन थी, पहले केस में 5R के हिसाब से ब्रिज बैलेंस हुआ तो P अपॉन Q इज इक्वल टू 5 अपॉन R, लेकिन P कौन है L1, Q कौन है 100 में से L1 के हिसाब से, तो पहली इक्वेशन बन गई। दूसरे केस में आपने बोला कि हमने इस R को इसी के R वैल्यू से शंटेड कर दिया तो ये R/2 हो गया, ये 5 या R/2, इसकी बैलेंस बोल दी 1.6 L1 तो बाकी 100 माइनस 1.6 L1, सेकंड किसको बना दिया R/2 को 2 ऊपर गया 10/R, ये अब दो अननोन है, R भी है L1 भी है, डिवाइड करा सॉल्व किया, पहले L1 आ गया, L1 को रख दिया तो आपका R आ गया। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस की बात ख़त्म हुई, और ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला जो हमारा क्वेश्चन दिख रहा है, मैंने इसमें 3 क्वेश्चन आपको बोले, हीटिंग इफेक्ट बाय क्वेश्चन, एक कन्वर्जन इनटू अमीटर जिसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, शंट रेजिस्टेंस के अमीटर रेजिस्टेंस, दोनों कॉइल जो है आपके, एक शंट और एक गैल्वेनोमीटर कॉइल, उसके करंट की वैल्यू को लेकर, यानी एक क्वेश्चन आपका डिवाइस कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर वोल्टमीटर, उससे आएगा, एक हीटिंग इफेक्ट से आएगा, और एक आएगा आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेसिस पर, और वो आपका मीटर ब्रिज या विष्णु ब्रिज के हिसाब से आएगा। 3 क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं। तो ये आपके इलेक्ट्रिसिटी वाला सेक्शन खत्म हुआ, इसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस और आगे भी करते रहेंगे जब बीच में ज़रूरत होगी। लेकिन अब आज का गुरु मंत्र, बच्चों अब समय है अपने को बिल्कुल नेचर के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, प्रयास करें, आज से कमिटमेंट करें कि हम प्रकृति के नियम के अनुसार चलने का प्रयास करेंगे, इससे हर काम को समय से करेंगे, समय से सोएंगे, समय से उठेंगे और समय से हर काम करेंगे, और अगर हम कायदे में रहेंगे, प्रकृति के नियम को फॉलो करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। ध्यान रखना, कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट।